नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। कक्षा 7 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे भी आपको 9th में भी, 10th में भी और आगे की कक्षाओं में भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। और आगे चलकर तो सांख्यिकी के नाम से आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है और ये सब्जेक्ट अलग से आप ले सकते हैं अपने आगे की कक्षाओं में। सांख्यिकी ये उसका आपका बेसिक चल रहा है, तो बेसिक को आप अच्छी तरीके से करें। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने परिचितों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको उनका नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं आपके टॉपिक पर। हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग ने पाई चार्ट पढ़ लिया था, वृत्ताकार ग्राफ वो बनाना हम लोग सीख चुके थे। आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, समांतर माध्य या औसत। इन्हें आप बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा समूह दे रखा है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है आपके पास, और उसके लिए आपको एक यूनिक नंबर का प्रयोग करना है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब, यानी कि जो सबको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे आपकी कक्षा 7 है, आपकी कक्षा 7 में मान लीजिए 50 बालक हैं। 50 बालकों में किसी का वजन आपका 25 किलो है, किसी का 35 किलो है, किसी का 40 किलो है, ठीक है। अब सबके वजन अलग अलग है, तो अगर 50 बालकों का वजन अलग अलग लिखा जाता है तो वो देखिए कितनी लंबी टेबल बनेगी। और अगर ये कहा जाए आपका कि कक्षा 7 के बालकों का औसत भार एक संख्या से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो एक संख्या जो आप प्रयोग करते हैं वो होती है आपका औसत, एवरेज, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आप सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। और हम आज यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। वैसे सेंट्रल टेंडेंसी कि जो मेजरमेंट होते हैं वो आपके अलग अलग हैं, कई हैं, समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, कई प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो नियरेस्ट माप मानी जाती है वो समांतर माध्य होता है। तो हम उसे समांतर माध्य को ही आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए, समांतर माध्य सबसे पहली स्थिति, जब आपको आंकड़े दे रखे हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कक्षा 7 के अंदर आपके पास 50 बालक हैं और 50 के 50 बालकों का अलग अलग भार आपको दे रखा है। मान लीजिए ये आपको दे रखा है x1, x2, x3, x4, इस तरीके से ये अलग अलग आपको संख्याएं दे रखी हैं। वो चाहे भार हो सकता है, चाहे उनके प्राप्तांक हो सकते हैं, चाहे उनकी ऊंचाइयां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और इस प्रकार से ये आपको n संख्याएं दे रखी हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो n बराबर ये वही है आपका संख्या, कितनी है आपके पास ये वो है। अगर इस तरीके से आपको संख्याएं दे रखी हैं और इनका समांतर माध्य आपसे कहा जाए, तो समांतर माध्य यहाँ पर होता है समांतर माध्य, या इसे आप मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, आप इसे औसत भी बोलते हैं। तो समांतर माध्य आपसे पूछा जाए या औसत पूछा जाए, एक ही बात है वो आपकी। तो ये आपके पास होता है सिग्मा x अपॉन में n। ये सिग्मा क्या है? नई चीज है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इसे आप बोलते हैं सिग्मा। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है सिग्मा इसका, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है यहां पर योगफल, यानी कि जितने भी चर हैं आपके पास उन सब का योगफल। तो सिग्मा x का मतलब है इन सभी संख्याओं का योगफल, या विस्तार में हम लिखना चाहें तो मीन, यहां पर मीन को आप डिनोट करते हैं x बार से, x के ऊपर ये बार लगा दीजिए। तो x बार आपके पास होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं आपके पास है सबको जोड़ दीजिए और बटे में जितनी वे संख्याएं हैं अपॉन में वो करना होता है आपको। तो ये आपके पास औसत या समांतर माध्य निकल के आ जाता है। तो ये तो थी पहली स्थिति आपके पास, जब आपको संख्याएं अलग अलग दे रखी हों,
फ्रीक्वेंसी में या बारंबारताओं में ना दे रखी हों। बारंबारताओं का मतलब क्या है कि एक संख्या कितनी बार प्रयोग हुई है। अब हम उसके बारे में विचार करते हैं। जब एक संख्या एक से अधिक बार आपकी प्रयोग हो रही हो, बारंबारता के रूप में दे रखी हो। अब देखिए बारंबारता से मतलब क्या है, इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। एक शब्द हम यूज कर रहे हैं यहां पर, बारंबारता। बारंबारता इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक संख्या एक से अधिक बार कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे उसी उदाहरण को हम रिपीट करते हैं जो अभी अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी कक्षा 7 के अंदर 50 बालक हैं और उनके भार आपको दे रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के भार समान हो, ठीक है। जैसे A आपका हो गया, X हो गया, आपका Y हो गया, ये 3 बच्चे हो गए, तीनों का वजन 30-30 किलो है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं कि उन बच्चों का बार बार ना लिखने की बजाय 30 के सामने 3 बच्चे हैं, वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है उनकी, यानी कि बारंबारता हो जाती है। यानी कि 30 किलो वाले बच्चे 3 बार आए हैं आपके। इसी तरीके से 25 किलो वाले अगर 4 बार हैं तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जो सेम संख्याओं के लिए, एक जैसी ही संख्या के लिए प्रयोग कर ली जाती है। तो अगर आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी में कोई टेबल दे रखी हो, तब आप उसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यहां पर आपको चर दे रखा है, चर मतलब जो अभी हमने x1 x2 निकाले थे, x1 x2 x3 और इसी तरीके से xn दे रखा है आपको। इन चरों की आपको बारंबारताएं दे रखी हैं, बारंबारता, जिसे आप f से डिनोट करेंगे। चर को आप यहां पर x से डिनोट करते हैं। बारंबारताएं मान लीजिए इनके संगत आपको f1 f2 f3 और इसी तरीके से fn दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है n। n क्या था, क्योंकि समांतर माध्य में आपने ध्यान दिया, अभी हमने सूत्र लिखवाया था उसमें बटे में n दिया गया था, यानी कि कुल कितनी संख्या है। तो यहां पर n बराबर जो हो जाएगा वो आपके पास सिग्मा f हो जाएगा, यानी कि इन्हीं सब बारंबारताओं का योगफल वो आपको निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, f इंटू एक्स, यानी कि इस बारंबारता में इस चर की गुणा करके लिखनी है, यानी कि f1 गुणा x1, f2 गुणा x2, इसी तरीके से f3 गुणा में x3, सबकी गुणा करते चले जाइए, fn गुणा में xn, ठीक है। ये सबकी हमने गुणा करके लिख दी। और फिर हमें क्या निकालना है, सिग्मा fx, यानी कि जो हमारे पास ये fx आया है इन सब का योगफल, जो भी गुणा करके हमें प्राप्त हुआ ये। तो इस स्थिति में अब आपके पास समांतर माध्य क्या हो जाएगा, x बार, ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा fx जो हमने यहां से निकाला था अभी, और बटे में सिग्मा f। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो ये इसका वर्किंग रूल याद रखें। ये तो आपको प्रश्न दिया जाएगा इस तरीके से, चर और बारंबारताएं। बस आपको करना क्या है कि चरों की और बारंबारताओं की संगत चर, उसके संगत जो बारंबारता दे रखी है उनकी गुणा करते ही चले जाइए। जो गुणा करके आता है योगफल आपका, वो योगफल आपको प्राप्त कर लेना है, बारंबारताओं का योगफल आपको प्राप्त कर लेना है, और जो आपका गुणन का योगफल आया था बटे में बारंबारताओं का योगफल, वो रख के आप समांतर माध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों पर। एक्सरसाइज है आपकी 3b, 3a हम कर चुके थे, उसमें आपका पाई चार्ट था, इसमें आपके पास समांतर माध्य है। तो चलते हैं पहले ही प्रश्न पर। देखिए पहला और दूसरा प्रश्न दोनों एक जैसे हैं। पहले प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है, किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंक कितने हैं आपके पास, प्राप्तांक वो आपको दे रखे हैं 40, 50, 68, 70 और 72, ठीक है। कितनी संख्याएं आपके पास, 5 है। तो n बराबर यहां पर आपके पास 5 का आप प्रयोग करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य, या इसे x बार आप कहें,
क्या होगा, इन समस्त संख्याओं का योगफल, यानी कि 40 + 50 + 68 + 70 + 72 और बटे में n कितना है आपके पास, कितनी संख्या है आपके पास, ये 5। ठीक है, बटे में ये करना है। तो अब सिंपली आप इन्हें जोड़ सकते हैं, 2 10 0, एक आपके पास कैरी हुआ, 8 15 21 और 26 और 4 30, यानी कि कुल योगफल आपके पास 300 आ गया और बटे में 5। ठीक है, चलिए अब 300 को 5 से भाग करेंगे तो 5 से 30, 60 आपके पास समांतर माध्य आ गया, यानी कि इन सभी बच्चों के प्राप्तांकों का औसत आपके पास कितना है, 60 है। सेकंड प्रश्न भी इसका यही है बिल्कुल जो कहते हो, एक फैक्ट्री में 15 मजदूर हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 15, और उनकी मजदूरी वो यहाँ पर सबकी सब आपके दे रखी है जो, तो ऊपर सारी मजदूरी जितनी भी पैसे हैं उनके, जितने भी रुपए हैं आपके, उन रुपयों को जोड़िए और बटे में 15 करना है। बिल्कुल सिंपल एज इट इज यही प्रश्न होगा आपका। अब हम करते हैं बारंबारता वाला प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 में पद आपको दे रखे हैं, जो हमने चर कहे थे उन्हें यहां पर इन्होंने पद कह रखा है। वो है आपके पास 4 6 8 10 12 14, 4 6 8 10 12 और 14, उनके संगत आपको बारंबारताएं दे रखी हैं। बारंबारता जिसे हमने f कहा था, f से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे बारंबारता से, बारंबारता नहीं लिखते हम। चलिए इनके संगत बारंबारताएं दे रखी हैं, 3 4 2 2 6 8, 3 4 2 2 6 और 8, ये आपको बारंबारताएं दे रखी है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको n निकालना है, n निकालना है तो यानी कि इन बारंबारताओं का योगफल निकाल दीजिए। 3 7 9 11 17 और 25, यानी कि इनका योगफल सिग्मा f कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया। सिग्मा f वो आपके पास आ गया 25 25। अब आपको निकालना हुआ करता था, पदों को आप क्या नाम देंगे, x, तो अब आपको निकालना है f गुणा में x, यानी कि इनके गुणा करते चले जाइए। 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12, 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 24, 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 16, 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 20, 6 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 6 72 होते हैं, और 8 की गुणा 14 में करेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 112। ठीक है, 14 8 112 होते हैं। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप fx लिखें तो नंबरों को नंबरों के नीचे लिखते जाएं ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। ऐसा ना करें कुछ को इधर लिख दिया कुछ को उधर लिख दिया, तब आपको और ज़्यादा परेशानी होगी जब ये संख्याएं आपको दशमलव में दे रखी होंगी, और अगर आप इन्हें शिफ्ट कर देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव नहीं लेते हैं, तो आपको जोड़ने में परेशानी होती है फिर। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, जब भी आप fx लिखें तो नंबर के नीचे नंबर, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक चले, दहाई के नीचे दहाई का अंक चले, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक चले। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब जब आप निकालते हैं सिग्मा fx यानी कि इनका योगफल, तो देखिए 2 6 12 और 14 और 2 16। ठीक है, 2 6 12 14 और 2 16, वो हमने वहां पे लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आइए, आपके पास ये 16 आया था तो 16 का हमने 6 12 16, 16 इकाई का एक कैरी का एक अंक चलेगा आपके पास, तो 2 4 5 7 12 और 11 सीधे हम लिख देते हैं 23, तो 236 आपके पास आया fx, यानी कि इनका गुणनफल। अब आपको जब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो वो आपके पास हो जाएगा सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx आपके पास कितना आया 236 और सिग्मा f आपके पास कितना है 25। अब आप इसे भाग कर सकते हैं दशमलव में, जो भी आपके पास आएगा वो आपका उत्तर प्राप्त होगा। इससे अगला प्रश्न भी आपके पास बिल्कुल सेम वही है। इसी तरीके से आपको पद दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और फिर उनकी
आपको बारंबारताएं दे रखी हैं, तो वही आपको fx निकालना है और fx निकाल के आप फिर उनका सिग्मा fx बटे सिग्मा f कर सकते हैं। एक बार यहाँ योगफल दोबारा देख लें, 6 12 14 और 2 16, एक कैरी हुआ 2 2 4 5 और 2 7 और 7 14 और 11 25, ये हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 23 लिख दिया 25। अब यहाँ पे ये, अब आप इसे भाग कर सकते हैं, भाग करिए जरा। 25 की 256 में 25 की भाग करेंगे, 25 में 25 की एक बार चलेगी, 6 नीचे उतारेंगे ना चलने की 0 आएगी, ठीक। फिर 6 के सामने 0, जैसे आप भाग करते हैं उसी तरीके से 25 दूनी 50 और 10 25 चौक 100, ये आपका 10.24 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। अगले प्रश्न में भी बिल्कुल ऐसे ही है, पदों के स्थान पर आपका 140 147 148, बारंबारताओं के स्थान पर ये 3 4 5 6 और इसी तरीके से क्रम से गुणा करते चले जाना है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपको सांख्यिकी दी जाएगी आगे भी, इसमें आपको जो दिक्कत आएगी वो गुणा करना, योग करना, वो आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जहाँ पे जरा सी गड़बड़ हुई, अभी एक जरा सी गड़बड़ हुई हमारे पास जोड़ने में, तो आंसर आपका डेफिनेटली गलत आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 1 बार 2 बार 3 बार उसे करके देखिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते चले जाएंगे तो ये गलतियाँ गुणा भाग होने वाली कम हो जाएंगी आपकी, और आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने इसमें गड़बड़ कर दी है। तो गुणा भाग और वो जो आपका टेबल, मैंने आपको कहा था कि टेबल कम से कम 30 तक आपके याद होने चाहिए, तो यहाँ पर ये गुणा भाग करने में बड़ी आसानी होती है, फिर आपको वो बार बार अलग से गुणा करके या अलग से भाग करके नहीं देखना पड़ता। तो बच्चों, ये आपकी 3B प्रश्नावली हमने आपको करवाई है। आपके लिए केवल दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न छोड़ा गया है, इन्हें आप लोग खुद करके देखें। इससे आगे जो दक्षता अभ्यास है, दक्षता अभ्यास में फिर यही आपके प्रश्न हैं जो कि त्यों, इन्हें भी आप करके देखें, ठीक। उदाहरण करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए सांख्यिकी में इतना ही। आपका ये सांख्यिकी चैप्टर समाप्त होता है आज। नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अगली बार आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।